दोस्तों नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में जरूर लगे होंगे। आपका जो एग्जाम है वो एक प्रकार से युद्ध ही है और आपको हर हाल में युद्ध में सफलता चाहिए ही चाहिए। दोस्तों कई प्रकार की रणनीति होती है सफलता पाने को लेकर। अगर आप युद्ध के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं तो एक कहावत बड़ा प्रचलित है कि युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी होती है। और दोस्तों ये तभी जाके सफल हो पाती है, यानी कि तभी जाके आपको सफलता मिलेगा जब आप उसका परीक्षण कर पाएंगे कि तैयारी का हमारा स्तर क्या है, कहाँ कमी है, किस चीज को हम सुधार करें ताकि हम और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे तो आज के इस करंट अफेयर्स वाले क्लास में करंट अफेयर्स हम लेकर आपके बीच आए हैं, लेकिन यहां पर कुछ नया नहीं बल्कि जो आपने पिछले एक महीने में पढ़ा है उसका एक प्रकार से आपको टेस्ट देना है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आप ये समझिए कि सारे सवाल जो अभी आपके बीच हम रखने जा रहे हैं, जो जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा आपको सोचना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, जो आपने पढ़ा है कितना आपका सही हो पाता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रश्न आपको हम करवाएंगे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देते जाएंगे, ताकि जहां पर भी कोई कंफ्यूजन हो वो झट से आपका यहां पर मतलब वो क्लियर हो जाए। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप बीपीएससी एडीओ या फिर आपको बीपीएससी 72वीं और बीपीएससी मेंस या फिर बिहार के अन्य एग्जाम के लिए ये विजेता बैच है, ये सभी पर जो ऑफर आई थी, एक कूपन कोड आपको दिया गया था न्यू 50, वो 31 जनवरी 2026 को मध्य रात्रि यानी कि कल ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। आपको अभी जाना है, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप, वहां पर आप इसको ले पाएंगे, इस ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है। अच्छा, सेशन की शुरुआत करें। पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2026 से मतलब पूर्व संध्या, जो एक्चुअली हर साल ऐसा होता है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। आप लोग जानते हैं कि पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ऐसे तो यहां पर जो सवाल है कि कितने पद्म पुरस्कार बिहार को देने की घोषणा हुई है, आपको मैंने क्या बोला है कि इस बार बिहार को केवल पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण या फिर पद्म भूषण नहीं। और पद्मश्री यहां पर हमने पूछा केवल 3 को। अब ये 3 कौन कौन है जिन्हें यह सम्मान मिलेगा, वो कंप्लीट जानकारी ऐसे आपको हमने दिया था। तीनों को आप तस्वीर में देख रहे हैं। इनमें आपको ध्यान रखना है भरत सिंह भारती, स्वर्गीय विश्व बंधु और गोपाल जी त्रिवेदी। दोस्तों केवल नाम याद रखने से काम नहीं चलेगा, उनका क्या योगदान रहा है और किस कैटेगरी में उन्हें सम्मान देने को लेकर घोषणा हुई है। जैसे कि ये जो पहला 2 नाम आप देख रहे हैं, भगत सिंह भारती और भगत नहीं बल्कि भरत सिंह भारती और स्वर्गीय विश्व बंधु, इन दोनों को कला कैटेगरी में, जबकि गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक है, इन्हें विज्ञान और अभियंत्रण में। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से कई बार विभिन्न एग्जाम में सवाल बने हैं दोस्तों। ऐसे ओवरऑल इस बार 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है और इन 131 में 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और इसके अतिरिक्त 113 जो है वो पद्मश्री है। देखिए पद्मश्री को लेकर, हाँ यहाँ 113 पद्मश्री है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और कई सारे ऐसे सेलिब्रिटी को भी इस बार सम्मान मिला है, जैसे कि धर्मेंद्र जो बॉलीवुड एक्टर जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, हरमनप्रीत कौर, उन्हें पद्मश्री मिला। और इसके अतिरिक्त रोहित शर्मा, भगत सिंह कोश्यारी, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो चर्चित हस्तियां हैं, सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तमाम चीजें हम आपको डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर जाके चीजों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलिए फाइनली अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपको यह ध्यान रखना है कि आज आपके बीच हम 10 प्रश्न लेकर आए हैं और इन 10 प्रश्नों को आपको यह समझ के हल करना है। मैं पुनः दोहरा दूं कि ये एग्जाम में आपको पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप काउंट करते रहिएगा यहां पर कितना प्रश्न आपका हल होता है। पहला प्रश्न आपके बीच है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक, नीति आयोग जो सरकार का थिंक टैंक है, 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आया था। अभी हाल ही में इसने एक रिपोर्ट जारी किया है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अच्छा, ये इस रिपोर्ट का चौथा संस्करण है। 2024 वाला संस्करण 2026 में जनवरी महीने में भी हाल ही में जारी हुआ है। इसमें समग्र रूप से बिहार के संदर्भ में प्रश्न है, कौन से स्थान पर रहा है बिहार।
आई होप कि इसका आंसर आप लोग दे चुके हैं, आप इसको हल कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा बिहार इसमें इस समय 16वें स्थान पर है। सवाल एक यह भी है कि सर जब बिहार 16वें स्थान पर है तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? दोस्तों प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। वो चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उसके बाद एक और कैटेगरी है छोटे राज्य, उसमें पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड करते हुए इसमें आपको उत्तराखंड शीर्ष पर दिखेगा। ये तमाम बातें ध्यान आपको रखना है हर हाल में। अच्छा एक चर्चा हम और ये भी कर लें, हमने आपको बोला भी है कि बिहार में इस समय जो एक्सपोर्ट हो रहा है बिहार से, एक्चुअली बिहार तो बहुत पीछे है। अगर हम राज्य में, बिहार राज्य में जिले वाइज अगर हम देखते हैं तो बेगूसराय जो है वो अव्वल है। बेगूसराय से मुख्य रूप से खास करके पेट्रोलियम उत्पाद का यहाँ पर ये खास करके कह सकते हैं निर्यात होता है यहाँ से। मांस में अररिया जिला अव्वल है। तो ये कई सारे उत्पाद हैं जो कि यहाँ से निर्यात होते हैं, जो बेसिकली जिले वाइज अगर आप देखेंगे तो ये सब आपको कैटेगरी ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा हमने क्या बोला था कि 2020 में इसकी शुरुआत हुई और ये इसका चौथा संस्करण है। ये तमाम चीजें ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, टेंशन आपको नहीं लेना है। आज वाले इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएगी, आप वहां पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप क्लास को देख लीजिए पहले, पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर डेली बेसिस पर चाहिए, प्रत्येक दिन हर दिन सुबह में, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यही वाला एप्लीकेशन है, तकरीबन यहाँ पर 50 प्लस आपको दिख रहा है, लेकिन वास्तव में 70,000 से अधिक लोग एप्लीकेशन पे बने हुए हैं। देखिए नीति आयोग जो सरकार का थिंक टैंक है, एक नया संस्थान है, 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। और 1950 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में योजना आयोग अस्तित्व में आया था, मतलब उन्हीं के स्थान पर यह स्थापित हुआ एक नए सिरे से। चलिए यहां पर ज्यादा हम चर्चाएं नहीं करेंगे, बेसिकली ये टेस्ट है तो प्रश्न और आंसर पे फोकस करते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि मेजर स्वाति शांता कुमार, जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। सवाल यहां पर यह कि बताएं कि वर्तमान में वे किस देश के यूएन, किस देश में, यहां पर देखिएगा किस देश में यूएन मिशन के तहत तैनात है। यहां पर के नहीं बल्कि में होगा, किस देश में इस समय तैनात है। मैंने आपको क्या बोला था अभी, ये सारे सवाल जो आज के इस क्लास में है टॉप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब यहां से प्रबल संभावना बनती है। तो किस देश में अभी कार्यरत है यूएन मिशन के तहत, तो दक्षिणी सूडान, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों मेजर स्वाति शांता कुमार कर्नाटक बेंगलुरु की रहने वाली है। तस्वीर में इन्हें आप यहां देख सकते हैं। बेसिकली शांति स्थापना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने को लेकर इस दिशा में उनका जो महत्वपूर्ण कार्य रहा था, उनकी उपलब्धियों को एक प्रकार से सम्मान देते हुए सेक्रेटरी जनरल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, मतलब इस अवार्ड से, यूएन सेक्रेटरी जनरल पुरस्कार से। अच्छा यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र को लेकर ये चर्चाएं हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था। अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्य सचिव हैं वो कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस हैं। सवाल एक ये भी पूछा जा सकता है कि मौजूदा समय में जो संयुक्त राष्ट्र के सचिव हैं वो किस देश के हैं? एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं। चलिए तीसरा सवाल काफी इंपॉर्टेंट, 2026 जनवरी में बहुत चर्चे में रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऐसे सवालों में हमें सारे कथन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हमें कह रहा है कि विचार कीजिए। चलिए कथन एक है, पैक्स सिलिका जो अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई एक रणनीतिक पहल है। बिल्कुल ये जो पैक्स सिलिका है ये अमेरिका के नेतृत्व में शुरू किया गया एक रणनीतिक पहल है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एआई और सेमी कंडक्टर यानी कि सिलिकॉन चिप्स की जो वैश्विक सप्लाई चेन है इसको सुरक्षित करना है। ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। उद्देश्य जरूर ध्यान रखिए, किसी भी पहल किसी भी इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या होता है वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है एक प्रश्न के रूप में। अच्छा यहां पर अगला कथन है कि भारत को इस गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, ऐसी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही है। अब इंस्ट्रक्शन पढ़िए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमारा तीनों कथन यहां पर सही है। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर डी में। आई होप इसका आप लोग डी ही आंसर किए हैं। क्लियर है। पैक्स सिलिका से संबंधित कई सारी जानकारी हमने आपको विस्तार में दिया था। दोस्तों जो खास करके वैश्विक चैन सप्लाई है एआई और सेमीकंडक्टर के, इसको एक प्रकार से सुरक्षित करने की दिशा में दिसंबर 2025 में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी हाल ही के दिनों में इसलिए खबरों में है क्योंकि अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गौर, जो आपको ध्यान रखना है
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं, इन्होंने ये घोषणा की है। अब एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। ये उनका दूसरा कार्यकाल है। 20 जनवरी 2025 को मतलब वो नियुक्त हुए हैं दूसरे कार्यकाल के लिए। जो दूसरा कार्यकाल उनका रहा पहले की तुलना में थोड़ा एग्रेसिव है। कई सारी चीजें यहां से आपको देखने को मिलता है। जहां एक और आप ये देखते हैं कि अमेरिका चाहता है कि भारत ऐसे पहल बेपैक्स सिलिका में शामिल हो, वहीं दूसरी ओर अमेरिका अभी हाल ही में भारत का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहल है, जो 2015 में फ्रांस के सहयोग से शुरू हुआ था, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, तो उससे मिलाकर यानी कि कुल 66 संगठन, जिसमें 35 जो है वो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई है, तो 66 संगठन से बाहर होने की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर यहां पर भारत को शामिल करने की बात कही जा रही है। तो दोनों दृष्टिकोण को आप ध्यान में रखिएगा। ये चर्चाएं हमने अच्छे से किया है। अभी पैक्स सिलिका में शुरुआती चरण में 9 सदस्य देश इसके हैं: अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, पैक्स सिलिका इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हमने आपको बीपीएससी मेंस वाले जो कोर्स संचालित हो रहे हैं वहां पर इसको एकदम अच्छे तरीके से कवर किया है। बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम को टारगेट करते हुए अगर आप प्रिपरेशन में लगे हैं तो एक शानदार कोर्स है आपके लिए। ऐसा सुनियोजित आपको कोर्स नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टिकोण से चीजें हम आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले एक और जानकारी हमने आपको दिया था सोन नदी जल बंटवारा से संबंधित, जो अंतर राज्य जल विवाद है बिहार और झारखंड के बीच, तकरीबन 4 दशक पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। चर्चाएं विस्तार में हमने किया था। ठीक है, जरूर देखिएगा। जो लोग इसको लेना चाहें ले सकते हैं। अभी जो ऑफर को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था इसमें भी एप्लीकेबल है। कल तक ये ऑफर आपके पास है। चलिए, अगला प्रश्न जो हाल ही में बहुत ज्यादा ट्रेंड किया, देखिए एमपेम्बा प्रभाव यानी कि एमपेम्बा इफेक्ट को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हाल ही में पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। एमपेम्बा इफेक्ट बेसिकली है क्या, इसको लेकर भी चर्चाएं हम करेंगे। मतलब ये इफेक्ट यह कहता है कि जो गर्म पानी होती है ना, वो ठंडे पानी की तुलना में जल्दी से फ्रीज हो जाती है, जम जाती है। गर्म पानी मतलब ठंडे पानी की तुलना में। तो फिलहाल यहां पर ये पहला सिमुलेशन तैयार किया है, अर्थात इसको समझने का जो प्रयास हो रहा था कि बेसिकली ये चीजें कैसे हो पाती है संभव, ये पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों के लिए एक सरदर्द था। तो अभी भारतीय वैज्ञानिकों ने इसको मतलब खास करके विकसित किया सिमुलेशन को। इसमें यह देखा गया, ये बात सिद्ध हुआ कि जो गर्म पानी है वो ठंडे पानी की तुलना में तेजी से मतलब यहां पर जमता है। और ये ग्राफ इसी चीज का वर्णन कर रहा है। दोस्तों, यहां पर यह ध्यान रखिए कि अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने यह काम किया है। अब जो एमपेम्बा इफेक्ट में जो यहां पर एक शब्द है एमपेम्बा, ये बेसिकली है क्या। एक शख्स है, एक स्टूडेंट है, बेसिकली तंजानिया के है नहीं बल्कि थे। दरअसल 1963 की ये बात है। उन्होंने ये नोटिस किया कुकिंग क्लास के दौरान कि दूध का जो मिश्रण है वो ठंडे पानी की तुलना में, गर्म दूध एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि गर्म दूध का जो मिश्रण है वो ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम गया। हालांकि ये सवाल यहां से पैदा नहीं होता है, इसका वर्णन बहुत पहले भी मिलता है। अरस्तु की रचना मेट्रोलॉजिकल में, यहां पर वो चीजें हमने लिखा भी है। सबसे पहले अरस्तु ने अपने ग्रंथ मेट्रोलॉजिकल में ये लिखा था कि पानी के पहले से गर्म होने के कारण वह जल्दी जम जाता है, यानी कि तेजी से वो जमता है। ये जो प्रश्न है वाकई में काफी इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी सहित अन्य सभी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। एकदम मजा आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। देखिए, इसके अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है और भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। ये एक सवाल है, इसका आंसर कीजिए कि करेक्ट जो आंसर है वो यहां पर वास्तव में क्या होगा। दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को लेकर तमाम जानकारी हमने हर बार आपको दिया है जब जब ये रिपोर्ट आया है। अब यहां पर पिछले बार आप देखेंगे कि 77वें स्थान पर था, अब इसमें सुधार हुआ है। भारत अब है 80वें स्थान पर और 55 देशों में वीजा फ्री एंट्री के साथ। अगर विकल्प नंबर बी को आप यहां पर सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक ऐसा सूचकांक है, एक ऐसा इंडेक्स है जो वाकई में आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंगापुर इसमें टॉप पर है 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री के साथ, लेकिन दूसरे स्थान पर 2 देश हैं, एक तो जापान है और दूसरा है दक्षिण कोरिया, संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर, और डेनमार्क इसमें तृतीय स्थान पर है। दोस्तों, भारत में अगर भारत के पड़ोसी देशों में अगर बात करें
करेंगे। चाइना है 59वें, भूटान है 50वें, म्यांमार 89वां, श्रीलंका 93वां, बांग्लादेश 95वां और नेपाल है 96वां और पाकिस्तान 58वां स्थान पर। और उसके बाद अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है 101वें स्थान पर। तो भारत के पड़ोसी देशों में इसे जरूर ध्यान रखिए। अगर सबसे खराब पासपोर्ट की बात करेंगे नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर, तो ये टॉप 5 देश का नाम आपको देखने को मिलता है। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन और पाकिस्तान। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन और पाकिस्तान। तो टॉप 5 में 5वें नंबर पर है कौन? पाकिस्तान, जहां की पासपोर्ट सबसे कमजोर है। सबसे कमजोर अगर ओवरऑल एक नंबर पे बात करें तो अफगानिस्तान, द्वितीय पे सीरिया, फिर इराक, फिर यमन और 5वें नंबर पर पाकिस्तान। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा से इसको पढ़ लीजिए। चलिए फिलहाल अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे जाने से पहले ये विजेता बैच है, जो लोग लेना चाहे ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है नितिन नवीन, जिन्हें जनवरी 2026 में भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये किस राज्य के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यह पद संभाला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। भारतीय यहां पर जनता पार्टी को लेकर एक सवाल है। अब तक 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, ये 12वां अध्यक्ष है, बिहार के बने हैं नितिन नवीन, जो कि बांकीपुर सीट से 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। दोस्तों इसको लेकर जानकारी हमने और आपको यह भी दिया था कि अब तक जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनमें नितिन नवीन की जो आयु है वो सबसे कम है। यहां पर आप तस्वीर में देख सकते हैं 2025 विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने परचम लहराया है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, सवाल अराइज होंगे। ऐसे पहले शख्स हैं नितिन नवीन जो यहां तक पहुंचे हैं, बेसिकली जो बिहार से संबंधित हैं। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिए। उन्होंने किनका स्थान लिया है 12वें अध्यक्ष के रूप में? तो जेपी नड्डा का स्थान लिया है। सवाल में ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में आप हैं। चलिए अगला प्रश्न का आंसर कीजिए। 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान किस विभाग की झांकी को प्राप्त हुआ? दोस्तों इस प्रश्न को जब आप देख रहे हैं, हमने आपको पढ़ाया है डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, परिवहन विभाग की झांकी ये पहले स्थान पर थी। जो पिंक बस इसमें दिखलाया गया, एक प्रकार से ये आकर्षण का केंद्र रहा। पिंक बस पहल अभी हाल ही में बिहार सरकार ने शुरू किया है, कई जिलों में यह संचालित हो रहा है। अब यहां पर 12 विभागों की झांकी निकली और परेड में सेना की 21 टुकड़ियां भी शामिल थे। ये चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस बात को आपको हम जानकारी इस बात को लेकर दें कि जो 12 विभागों की झांकी निकाली गई, ये कंप्लीट सूची ऐसे तो आप यहां पर देख रहे हैं, ये 12 विभागों की झांकी है। लेकिन इन 12 विभागों में प्रथम 3 स्थान पर रही परिवहन विभाग की झांकी, फिर कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग की झांकी। और परिवहन विभाग की झांकी पहली बार ये पिंक बस पर आधारित थे। हालांकि ये तीनों को लेकर जो इसका थीम है वो यहां पर आप देख सकते हैं। परिवहन विभाग की झांकी नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति थीम पर आधारित थी। कृषि विभाग की झांकी तेलहन से समृद्धि और ऊर्जा विभाग की झांकी कजरा सोलर परियोजना, जो कि सोलर परियोजना में एक बड़ा प्रोजेक्ट है बिहार में, और कहां पर है तो लखीसराय में है। इस लिहाज से पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक प्रश्न का रूप यहां से ले सकता है। आपसे कुछ समय पहले बीपीएससी एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था दरभंगा को लेकर कि जो बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, वो कहां पर है? और सारे विकल्प में दरभंगा था और बगल में वो प्रॉपर जगह का भी नाम था, कादिराबाद दरभंगा। आई थिंक 64वीं या फिर 65वीं बीपी, मुझे तो याद नहीं, लेकिन ये बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। तो केवल जिला याद रखने से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर वो जगह भी देखिएगा, समझिएगा। चलिए अब यहां पर ये तो 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर हम बात कर चुके, लेकिन अगर हम बात करें 2025 में जो 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, दोस्तों स्वतंत्रता दिवस पर जो 3 विभाग की झांकी टॉप पर रही वो शिक्षा विभाग, गृह विभाग और कृषि विभाग। ऐसे तो यहां पर 13 विभागों की झांकी निकली थी और उसकी सूची को भी यहां पर आपके बीच हमने रखा है, इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। अभी जो हम बात कर रहे थे ऊर्जा विभाग की झांकी को लेकर, ऊर्जा विभाग की झांकी कजरा सोलर परियोजना पर आधारित थी। लेकिन दोस्तों वहीं पर दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस में ऊर्जा विभाग की झांकी को देखने का प्रयास कीजिए। ये हम इसलिए आपको बतला रहे हैं कि बिहार में अभी ऐसी योजना है, प्रति माह 125 यूनिट निःशुल्क बिजली, इसी थीम पर ये आधारित थी, ये ध्यान रखिए। और एक बात और अभी यहां पर देखने का प्रयास कीजिएगा, ग्रामीण विकास विभाग की झांकी जीविका के लिए महिला बैंक, इसके गठन को लेकर जो बातें कही गई है इस पर यह आधारित थी। जीविका की शुरुआत 2006 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से बिहार में हुई थी।
चलिए उसके बाद अगले प्रश्न पे आइए। अच्छा, अभी अगले प्रश्न पे जाने से पहले कुछ जानकारी और आपको हम दे दें। ये तस्वीर में जो आप देख रहे हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा हैं, जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। इन दिनों अभी जो खास करके गणतंत्र दिवस मनाया गया, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। पहली बार था जब इस पद से मतलब यूरोपीय आयोग के दोनों नेताओं को आमंत्रित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर एक डील हुआ है, समझौता हुआ है, जिसे कि मदर ऑफ ऑल डील कहा गया है। अब यूरोपियन कंट्री में व्यापार करेगा। जिस प्रकार से अमेरिका की तानाशाही थी, आए दिन ये सुनने को मिलता था कि कई सारी चीजों पर टैरिफ लगा दिया गया, मतलब ये चीजें अब नहीं होगी, मनमानी नहीं चलेगी, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, मतलब व्यापार करने से मतलब चाहे जहां भी हो, ठीक है। तो ये चीजें खास करके देश दुनिया में होती रहती है, फिर समाधान भी हो जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कंप्लीट सूची आप देख रहे हैं मुख्य अतिथियों को लेकर 2026 में। ये मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, जो आपको अभी मैंने बतलाया, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आइए यहां पर अगले प्रश्न पे। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में और किस देश में या फिर किस क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा एक सैन्य अभ्यास है? दोस्तों ये नेतृत्व इसका कर रहा है डेनमार्क, और ये ग्रीनलैंड में एक आयोजित सैन्य अभ्यास है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा समय आपको हम नहीं लेंगे, लेकिन शॉर्ट में कुछ चीज़ें जो यहाँ से जानना अति आवश्यक है वो हम आपको बतला दें। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, इसकी अगर हम पृष्ठभूमि को देखेंगे, यहाँ पर मैप के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये आर्कटिक सर्किल है, जो ऐसे दिख रहा है ना आपको, ये आर्कटिक सर्किल है, ये नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव है, और बगल में यहां पर आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा, जो कि कनाडा और आइसलैंड के मध्य में है। अब यहां पर बेसिकली अगर आप देखा जाए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो ये डेनमार्क के अधीन आपको देखने को मिलता है, लेकिन अमेरिका इसे अपना भौगोलिक क्षेत्र मानता है और इस पर स्वामित्व स्थापित करने को लेकर अमेरिका की नजर है। हालांकि इसमें रशिया, चाइना भी दखल अंदाजी दे रहा है। तो इसी को एक प्रकार से, इसी की संप्रभुता को लेकर अभी खास करके नाटो देशों के साथ मिलकर, नाटो एक ऐसा संगठन है, आपको हमने कई बार बोला है कि नाटो में जितने भी देश हैं, ऐसे तो 32 देश अभी हैं इस समय प्रेजेंट टाइम तक। स्वीडन इसका नया देश है, 32वां देश। नाटो को लेकर जानकारी यहां पर आपके बीच हमने रखा है। तो नाटो ऐसा संगठन है, जब भी इसके सदस्य देशों पर, मान लीजिए भारत नाटो के किसी देश पर हमला करता है, तो केवल वो देश जवाब नहीं देगा, बल्कि संधि ऐसी है कि वो लोग एकजुट हो जाएंगे और अपने ऊपर हमला समझेंगे और एकजुटता के साथ वो जवाब देंगे। मतलब वो जो भूमिका है वो संयुक्त रूप में होगी, मतलब एक परिवार वो बन जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अभी हाल ही में नाटो देशों के सहयोग से ये देखने को मिलता है कि यहां पर एक प्रकार से एक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है संप्रभुता को मजबूत करने को लेकर। बेसिकली आर्कटिक, मतलब यहां पर आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र में, ये चीजें आई होप समझ चुके हैं। और इसी दृष्टिकोण से यहां पर यह तस्वीर को भी हमने रखा है, एक तरफ यूरोपियन कंट्री और दूसरी तरफ ये ट्रंप साहब। जब से इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, बहुत सारी ऐसी घोषणाएं कर चुके हैं जो कि मतलब तहलका मचा देती है। हर बार कुछ ना कुछ यहां से नया आपको चौंकाने वाला देखने को मिलता है। तो इसको भी लेकर, खास करके ये जो हम टॉपिक पर बात किए हैं, तो इसको लेकर भी चर्चाएं हम कर सकते हैं मेंस वाली क्लास में। वो चीजें हम जरूर आपको बतलाएंगे, फिलहाल तो नहीं, लेकिन हम जरूर इसको शामिल करेंगे कुछ और अपडेट आती है तो। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में भारत सरकार ने ईरान में बढ़ते तनाव के बाद अपने नागरिकों और विद्यार्थियों को वापस स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? आंसर कीजिए। थोड़ी बातें हम यहां पर आपसे कर लें। देखिए ये जो है दूसरा चरण है। 2025 में यहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया था भारत सरकार ने, लेकिन अभी जो चलाया है इसका दूसरा चरण 2026 में, इसका नाम है ऑपरेशन स्वदेश। तो विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों वही सारी जानकारी है जो यहां पर ईरान में जो तनाव पैदा लिया है, बेसिकली ईरान और इजराइल के मध्य जो युद्ध है, युद्ध का कारण क्या है, इस चीज को भी समझिएगा। हमने आपको पढ़ा, ये आपको बोला है, यहां पर देखिएगा ईरान इजराइल तनाव का मुख्य कारण इजराइल के अस्तित्व को लेकर है। यानी कि ईरान जो है इजराइल को देश नहीं मानता है, मतलब उसके अस्तित्व पर सवाल करता है। और यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और ईरान का इजराइल विरोधी
विरोधी संगठन, जो बेसिकली जो आतंकवादी संगठन हमास, हिजबुल्लाह ये सभी है, मतलब ये मानती है कि ये आतंकवादी संगठन है। कई सारे संगठन और मतलब इस तरह की पुष्टि कर भी चुकी है। तो इसको समर्थन देना, और इससे आपको ध्यान रखना है पश्चिम एशिया में जो क्षेत्रीय संघर्ष मजबूत हो रहा है, तो ये एक प्रकार का विवाद का जड़ है और यहां से तनाव देखने को मिलता है। हालात असुरक्षित है और ऐसे में भारतीयों को स्वदेश वापस लाने को लेकर भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर ने स्वदेश चलाया है। और ये स्वदेश जो है ये ऑपरेशन सिंधु का ही अगला चरण है जो कि 2025 में चलाया गया था। चलिए अब यहां पर भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख ऑपरेशन को देख सकते हैं। ये मानवीय सहायता को लेकर ये चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। ऑपरेशन स्वदेश, सिंधु, इंद्रावती, कावेरी, ऑपरेशन गंगा और फिर ऑपरेशन देवी शक्ति कोरोना संक्रमण के कार्यकाल में, जब अगस्त 2021 में आपको देखने को मिलता है। कोरोना संक्रमण के कार्यकाल में नहीं, बल्कि यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये कोरोना वाला नहीं है, कोरोना में तो वंदे भारत था ना। ये जो ऑपरेशन देवी शक्ति की हम बात कर रहे हैं, अगस्त 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटाया था, तो फलस्वरूप वहां पर लोकतांत्रिक सरकार का पतन हो गया था और तालिबान ने स्वयं को वहां का सरकार घोषित किया। और ऐसे में किसी देश ने हालांकि उसे मानता तो नहीं दिया था, लेकिन 2025 में रशिया पहली ऐसी सरकार बनी जो इसे आधिकारिक रूप में मान्यता दिया था। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। और 2025 में ही रशिया ने तालिबान को अपनी आतंकवादी सूची से भी हटाया था, जिसके बाद ये तब जाके मान्यता दिया। क्लियर है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। डिटेल वर्णन यहां पर आपके बीच हमने किया है और मैंने आपको यह भी बोला कि पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर ये चीजें आपको आज वाले क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। 10वां प्रश्न है, हालिया घोषित पद्म पुरस्कार 2026 से संबंधित निम्नलिखित विवरण में कौन सा मिलान सही है। देखिएगा, धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, ये सत्य है। अगला, भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्हें पद्म भूषण मिला, ये भी सत्य है। ये तो आप लोग जानते हैं, एक्टर, एक महान एक्टर रहे भारत में। और हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला टीम की कप्तान, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तीनों सत्य है, तो उपयुक्त तीनों विकल्प सत्य है। इसको डिटेल में समझने के लिए हमने आपको क्या बोला था, 131 विभूतियों को सम्मानित किया गया, जिनमें 3 पुरस्कार बिहार को मिला है। इसको डिटेल में देखने के लिए, समझने के लिए डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। और दोस्तों यहां पर ये सेशन समाप्त होता है। ये आज के क्लास का प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही साथ आप ये भी मुझे बतलाएंगे कि 10 में से कितने प्रश्नों का आंसर आप सही किए हैं, ताकि मुझे भी लगेगा जो हमने पढ़ाया है। ईमानदारी से लिखिएगा, ठीक है, ईमानदारी से लिखना बहुत जरूरी है, ताकि मैं भी जान पाऊंगा कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्या आपको ये चीजें याद रहती या फिर नहीं। और दोस्तों अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है तो इसको समझिए कि अभी भी आपके पास समय है, मतलब इसको सुधारा जा सकता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेली क्लासेस को फॉलो कीजिए। प्रिपरेशन नहीं हो पाई है तो करंट अफेयर्स का इस बैच को ले लीजिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। 50% अभी ऑफ है, कल तक ये ऑफर है। और यहां पर जो प्रिपरेशन में आपको देखने को मिलता है विजेता बैच में, ये इसके बेनिफिट हैं। इसके बेनिफिट को देखिए, तमाम क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्विज आदि सभी चीजें यहां पर आपको, रेगुलर फी है 365 रुपये, लेकिन अभी 50% ऑफ है तो 200 से अंदर ही आपका हो जाएगा, मतलब 200 रुपया के आसपास आप ले सकते हैं। और ये तो बीपीएससी एडीओ का है, ये तो केवल आपको 99 में मिलेगा। कल तक आप लोग जाके एडीओ के प्रिपरेशन को लेकर तमाम टेस्ट डाउनलोड, मतलब वहां से लगा सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।